नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आज मेरे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं एक बहुत ही खास गेस्ट। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करा देती हूं। बीजेपी के दिग्गज नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फिलहाल शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सिर्फ ना ही मोदी सरकार में बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी कई अहम भूमिका निभा चुके हैं। बिहार से आते हैं और बिहार में भी इन्होंने उद्योग मंत्री के तौर पर पदभार संभाला था। हालांकि वो वक्त थोड़ा छोटा ज़रूर था, लेकिन बहुत उपलब्धियां इनके नाम उस वक्त भी रही हैं। और आज हमारे साथ ये मौजूद है, तो उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आपका। शुक्रिया। और शुरुआत चूँकि पहलगाम हमला जो अभी हुआ है और पूरे देश भर में गुस्सा है, लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई कड़ी कार्रवाई इस पर हो। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के मधुबनी पहुंचे थे, तो हमने एक चीज़ जो नोटिस किया, जब वो चेतावनी दे रहे थे एक तरीके से पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, तो उनके चेहरे पे गुस्सा नज़र आ रहा था। ये जो तमतमाया हुआ उनका चेहरा था, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो 22 तारीख को घटना हुई वो बहुत बुरी थी। ये आतंकवाद की घटना नहीं थी, बल्कि संप्रदायवाद की भी घटना थी। पूरी तरह धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया, कलमा जो पढ़ रहा है उसको छोड़ दिया गया, जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसे मार दिया गया। ऐसी घटना कभी हुई नहीं। जी। और आतंकवादियों का मकसद क्या था कि एक तरह लोगों की किलिंग करें, उसके साथ ऐसी घटना करें धर्म के नाम पर, ताकि पूरे मुल्क में दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, हिंदू मुसलमान बढ़ जाए। लेकिन देश ने समझदारी दिखाई। देश का हिंदू मुसलमान बटा नहीं, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी ने इसकी मजम्मत की। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की। उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया और पाकिस्तान का जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो स्थगित की। जी। बॉर्डर अटारी बंद बॉर्डर किया, पे बंद अटारी किया। बॉर्डर। जी। उनके पाकिस्तानियों को 48 घंटे में छोड़ने को कहा। और पाकिस्तान एम्बेसी की तादाद जो साफ सफाई वफाई वाले छोड़ के सारे उनके अधिकारी भगा दिए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बिहार की सरजमी से देश और दुनिया को एड्रेस किया। जो झंझारपुर गए, मधुबनी, जी। उसमें उन्होंने साफ संदेश दिया। हिंदी में भी दिया है, अंग्रेजी में भी दिया है। साफ कहा कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनको ऐसी सज़ा देंगे कि उन्होंने इसकी कल्पना भी न की हो। देखिए, पाकिस्तान ने पहले भी नापाक हरकत की। हमारे यहाँ उड़ी में हमला किया, पुलवामा में किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते ठीक रहे नहीं कभी। उसके बाद हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया। आज वो भीख मांगने के करागर पे है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल हम लोगों का है कि हमने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। बिल्कुल। और इसी वजह से जो प्रधानमंत्री बयान दे रहे थे गुस्से में था, जिम्मेदारी भरा था। और एक बात संदेश साफ चला गया है कि पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताएंगे, नेस्त नाबूद करेंगे, पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान एक मुल्क नहीं, आतंकिस्तान है, नहीं। आतंक की जननी है। जी। कहीं भी आतंक होगा दुनिया में, उसकी रूट जो है वो पाकिस्तान में नजर आती है। नहीं, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देशवासी भी सुनना चाह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को इस हमले के बाद, आखिर वो क्या कहते हैं। और जब मंच से उन्होंने ये कहा है, तो कहीं ना कहीं देशवासियों को भी पूरा भरोसा ज़रूर पीएम मोदी पर है कि कुछ कड़ी कार्रवाई तो ज़रूर की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आज जब वो अंग्रेज़ी में भाषण दे रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर बात रखी, फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार, ये उन्होंने यूज़ किया, इसे किस तरीके से देखा जाए? बिहार की धरती से ये देखिए, बिहार की धरती से उन्होंने मुल्क में अमन हो, दुनिया में हो, इसका संदेश दिया है। और दुनिया में शांति तभी आएगी जब पाकिस्तान का वजूद मिटेगा। तो ये लड़ाई वजूद मिटाने की है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इसलिए अगर देखिए, देश के नाते जी। हर देश को अपने को रक्षा करने का अधिकार है। जी। जी। और हमें भी है। अगर इजराइल पे हमला हुआ तो इजराइल ने आत्मरक्षा के आधार पे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। और भारत पे हमला हुआ है और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा पे हमला हुआ है। जी। धर्म पूछकर, जात नहीं, धर्म पूछकर। और जिस तरह मारा गया है उससे हम सब दुखी हैं।
और इस बात का ये है कि हमको उसका जवाब देना है और जवाब मिलेगा। पाकिस्तानियों को करारा जवाब मिलने वाला है। पाकिस्तानी अभी से थर थर काँप रहे हैं, अभी से उनको लग रहा है कि मोदी छोड़ेगा नहीं और मोदी को जो छेड़ेगा उसको मोदी छोड़ता नहीं। नहीं तो ठीक है सर, लेकिन अभी हम बयान सुन रहे थे जब पीएम मोदी का जैसे ही बयान सामने आया तो आरजेडी की तरफ से ही प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी, वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र की बू आ रही है इसके पीछे, पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी, एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। देखिए, आज दो चीज़ बुरी हुई है। एक तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिल्ली में बैठक की तो उसमें जहां एकजुटता दिखाना चाहिए कि सरकार के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं, उसकी जगह कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये सवाल उठाया। दूसरा, आरजेडी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उनको इसमें साजिश की बू नज़र आती है। उनको पता नहीं है कि किस तरह की हरकत पाकिस्तानियों ने की है और बिहार का भी एक बेटा मारा गया है। शर्म आनी चाहिए आरजेडी के नेताओं को। नहीं, जिस तरीके से आप केंद्र की राजनीति में भी रहे हैं और इतने दिनों से आपने सब कुछ देखा है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि अब वक्त आ चुका है पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की? क्योंकि देश ये भी कह रहा है कि हमने एयर स्ट्राइक भी की, हमने उरी हमला भी किया, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, देश एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा मांगता है। ये दिल मांगे मोर। जी, देश ने करगिल में भी पाकिस्तानियों को सबक सिखाया। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, हम लोग सरकार में थे, जी, बहुत बड़ी साजिश की थी पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों को जिस भाषा में समझाना चाहिए हमने समझाया। बहुत से हमारे लोगों की शहादत भी हुई, लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान को समझाने का काम किया, उसको उसी की भाषा में बताने का काम किया। अभी एकदम एक बात साफ हो गई कि ये पाकिस्तान को आतंकवाद से जब तक तौबा न करवा दें, जब तक पाकिस्तान को बख्शना नहीं है। पाकिस्तान किसी भी शर्त पर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने जो हमारे लोगों के साथ साजिश की है और धर्म के नाम पर उसमें धर्म का चाशनी डाला है, उसको उसी भाषा में जवाब जैसे कि मिलेगा। आप भी कह रहे हैं सर कि धर्म के को नाम पूछकर और उसके बाद जो गोली चलाई गई है, तो ये किस तरीके से इसे आप देखते हैं? आतंकवादियों ने आखिर इस तरीके का फॉर्मूला इस बार क्यों अपनाया, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हमला नहीं हुआ था? देखिए, उनकी साजिश क्या थी, पाकिस्तान क्या चाहता है कि अगर वो आतंकवादी चाहते तो और ज़्यादा लोगों को, महिला बच्चों को भी मार सकते थे, जी, जी, संख्या और बढ़ा सकते थे, ताबड़तोड़ फायरिंग राउंड खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने पुरुषों को मारा और उसके अंदर महिला को कहा, जो उसने कहा जी, कि जी, हमें मार दो, तो उसने कहा जाओ तुम मोदी को बताना, जी, और ये पूछा कि इसका धर्म जो है वो पूछा। तो जानबूझकर ये किया ताकि हिंदुस्तान धर्म के नाम पर बढ़ जाए। मैं अपने देश के लोगों को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि जिन्होंने धर्म के नाम पर देश को बंटने नहीं दिया। भले धर्म के नाम आतंकवादी के मकसद को पूरा नहीं होने दिया। उनका मकसद क्या था कि धर्म पूछ कर मारेंगे तो धर्म के नाम पर देश बढ़ जाएगा, दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे। लेकिन देश ने समझदारी दिखाई और देश को अब समझदारी दिखानी है। पूरी तरह, पूरी ताकत से देश को बताना है कि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक हैं। पाकिस्तान कितनी साजिश कर ले हमको धर्म के नाम पर बांटने का, हम उसकी साजिश के शिकार नहीं होंगे। जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ, जिनको पाकिस्तान पसंद था वो चले गए, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए उन्होंने इसको जननी मातृभूमि माना है। हमें अपने संस्कृति पर भी गर्व करना है, अपने देश पर भी गर्व करना है और ये मानकर चलना है कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा कोई देश नहीं हो सकता, मोदी से अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता। दो बड़ी कौम हिंदू और मुसलमान मिलकर रहती हैं और इसको बांटने की साजिश आईएसआई ने बहुत दिन से की है। हमने उनकी हर साजिश को नाकाम किया और नाकाम करेंगे।
बिल्कुल, तो देखिए पहलगाम हमले के बाद से कड़ी कार्रवाई की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर आज कह दी गई, उस पर तो हमने बातचीत कर ली। अब थोड़ा हम अलग आते हैं वक्फ़ कानून को लेकर। वक्फ़ कानून को लेकर जैसे कि आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो भ्रम की राजनीति कर रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है और आप लोग लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। तो ये अभियान किस तरीके से आपका चल रहा है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर गलतफहमी पैदा की जा रही है। न्यूज़ 18 बहुत देखा जाता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस पॉडकास्ट में कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने इसको अच्छी नीयत से सरकार ये लेकर आई है। इसमें वक्फ का जो मकसद होता है कि गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीन को, जो जिनकी विडोज़ हैं उनको ये मदद करने के लिए लोग वक्फ करते हैं, जैसे दान करते हैं। जी जी। कोई गौशाला में, हमारे यहाँ भागलपुर में सैकड़ों एकड़ ज़मीन गौशाला के लिए दान की हुई है। जी। तो किस लिए की? ताकि गौ सेवा हो, उसका मकसद नहीं बदलना चाहिए। इसमें जिन लोगों ने वक्फ किया वो इसलिए नहीं किया कि कोई वक्फ के नाम पर जायदाद बना ले, छोटी सी मस्जिद हो, चारों तरफ दुकान बना ले, उसको पगड़ी पे बेच दे, गरीबों का फ़ायदा नहीं हो। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये ना तो मस्जिद छीनेगा, न कब्रिस्तान छीनेगा, न दरगाह छीनेगा, न खानका छीनेगा। इसमें बल्कि ये जो कहा जा रहा है कि इसमें नॉन मुस्लिम क्यों आ गए, दो मेंबर। जी। भाई डीएम नॉन मुस्लिम है, आप अपने ज़मीन का फैसला कराने जाते हैं कि नहीं? तब तो आप जाते हैं। आप अपनी ज़मीन का फैसला कराने, आपका ज़मीन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? सुल्तानगंज सीओ के पास, जी जी। डीसीएलआर के पास, डीएम के पास। तो ये ट्रिब्यूनल में क्यों जाएगा? अगर डीएम के पास ये मामला हल हो जाएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर ये कहना कि इसमें दो नॉन मुस्लिम जी। मेंबर क्यों हैं, तो कोई मस्जिद कमेटी में नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा, न दरगाह कमेटी में होगा, न कब्रिस्तान कमेटी में होगा। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है वो स्टैट्यूटरी पावर से बना हुआ बोर्ड है। उसमें पहले भी अगर दो अधिकारी रहते थे तो नॉन मुस्लिम हो तो नहीं रह सकते। अगर इसमें खुर्द बुर्द ना हो, इसकी जायदाद की लूट ना हो, इसकी देखरेख हो, तो इस देश में आप कहेंगे कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम क्यों होगा? फिर तो डीएम, सीएम, पीएम अगर मुस्लिम नहीं है तो आप कहिएगा देश में ही नहीं रहेंगे। जी। ये तो बिना बात का तर्क है। मैं तो मुस्लिम भाइयों से न्यूज़ 18 के ज़रिए अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी के गलतफहमी में ना आए। ये उसी तरह की साजिश हो रही है जो साजिश सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट पे हुई थी। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग जिनका धर्म खतरे में था वो भारत आएंगे तो उनको नागरिकता देना। किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं था, लेकिन जगह जगह शाहीन बाग बनाया गया, धरना दिया गया। आज तक 2 साल में एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है। लेकिन जिन लोगों ने धरना दिया, क्या वो माफ़ी मांगेंगे राष्ट्र से या उन पर मुकदमा चलाना चाहिए? क्या आपने गलतफहमी पैदा की? आपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पूरी तरह गुमराह करने का काम किया। आपने कहा कि इससे मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी। वही गलती की जा रही है। कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए कहा जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान ये सब छीन लिया जाएगा। एकदम गलत है। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि आप मोदी जी के ज़रिए लाए गए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भरोसा कीजिए। एक भी मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं जाने वाली। नहीं, हमने देखा कि कुछ जो मुस्लिम्स हैं वो इसका वेलकम भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं इस बिल का। आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल पा रहा है? नहीं, मुझे तो, मैं लोगों के बीच में गया, मैंने वक्फ जन जागरण जो अभियान है उसकी शुरुआत भागलपुर से ही की और भागलपुर में बड़ी तादाद में लोग आए। लोगों ने समझा, हमने उनको बताया। ऐसे तो हमारे जो सोशल साइट है जी जी। उसमें बहुत सारी धमकियां, बड़ी गालियां आई, तो हम तो उसकी परवाह करने वाले। इस देश का जब बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पर, तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुसलमानों को सही सलाह दी थी, लेकिन तब लोगों ने नहीं मानी। ज़्यादातर लोग जिन्ना के बहकावे में आए, तो वो गलत रास्ता था। और जो सच्चा रास्ता अपनाता है
उसको 4 गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। तो हम अपनी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे अपील करते हैं कि आप अच्छे से एक्ट को पढ़ें, ये आपकी कोई भी जायदाद छीनने वाला एक्ट नहीं है। चूँकि देखिए बिहार में अभी इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं, चुनावी साल है, तो क्या लगता है आपको कि इस बिल से कुछ इफ़ेक्ट वैसा पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा था जब सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया तो कुछ मुस्लिम संगठन थे जिन्होंने विरोध किया था। तो आपको लग पा रहा है कि आप उस तरीके से कन्विंस कर पाएँगे मुस्लिमों को? नहीं, बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग जो गरीब मुस्लिम हैं, पसमानदा मुस्लिम हैं, वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। लेकिन जो लोग कुंडली मारे बैठे हैं, जो वक्फ की जायदाद को कब्जा किए बैठे हैं, जिन्होंने वक्फ की जायदाद को खुर्द बुर्द किया है, बेचा है, उनको परेशानी हो रही है। जिनको लग रहा है कि अब ये गरीबों के हाथ में चला जाएगा। अब इसमें 2 महिला मेंबर भी हमने रखा है, 2 पसमानदा मेंबर भी रखा है, तो इस पर लोगों को एतराज़ हो रहा होगा। लेकिन हम लोग सबको ये वादा करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बिहार चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है बीजेपी की? वैसे तो बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, हम ये सुनते हैं, लेकिन इस बार की तैयारी कैसी है? नहीं, अच्छी चल रही है। बिहार में दिलीप जायसवाल जी अध्यक्ष हैं और सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, और उनके तीनों के नेतृत्व में बहुत अच्छे से हम सब लोग काम कर रहे हैं। बिहार में केंद्र सरकार की तरफ से खजाना खुल गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी भागलपुर आए, आज फिर झंझारपुर गए। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी का भी दौरा हुआ, और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बेहतरीन सरकार चल रही है। जो नीतीश कुमार सबसे अनुभव वाले व्यक्ति, यानी इतना अनुभव वाला व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री है। इतना एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर किसके पास है, जिन्होंने बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदला है। हम एनडीए में उनके साथ हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम मिलकर लड़ेंगे। पिछली बार चिराग पासवान अलग हो गए थे, अलग लड़े थे, जिससे कुछ सीटें आरजेडी को मिल गई। अब चिराग पासवान बिहार के उभरते हुए नेता हैं, हमारे साथ हैं, पूरी ताकत लगा रखी है उन्होंने, तो उनके साथ हम लोग इकट्ठे होके इस चुनाव में लड़ने वाले हैं और जीतने वाले हैं। कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं। इस बार हम लोग 200 के पार जीतेंगे। जिस तरह 2010 में हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीते, इस बार भी जीतेंगे। और इस बार तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता भी पद नहीं मिल पाएगा उनको, यानी पूर्व विपक्ष के नेता कहलाएंगे। 23 से कम सीट वो जीतने वाले हैं। हमारा गठबंधन 200 के पार जाएगा और बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। वैसे तो सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने देखा कि सब, चाहे बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ साफ कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बयान का जिक्र विपक्ष करता रहा है, नायाब सिंह सैनी का, जिसमें उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जो है वो झंडा लहराएंगे। तो इस बयान को लेकर के हमलावर है, इसको कुछ क्लियर करना चाहेंगे आप? देखिए, सम्राट चौधरी जी ने ही क्लियर कर दिया है, मैं भी क्लियर कर दूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव जीतेगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगा। आज महागठबंधन की बैठक भी चल रही है और कहीं ना कहीं उनकी पूरी तैयारी है, तो उनके बैठक को, उनकी तैयारी को आप कैसे देखते हैं? वैसे तो आप लोग कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा पार चले जाएंगे, लेकिन चुनौती नहीं लग रहा कि कुछ बड़ा हो सकता है? कुछ नहीं, महागठबंधन के लोग तो, हम लोग सब कुछ तैयारी कर चुके हैं, ये देर आए हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है। महागठबंधन के लोग सिर्फ मिलते हैं, उनके मन मिले नहीं हुए हैं। अच्छा। आज आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव को नेता घोषित किया जाए, वो नेता घोषित नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 70 सीट मिल जाए पिछली बार की तरह, तेजस्वी यादव 70 सीट देने को तैयार नहीं, क्योंकि कांग्रेस 19 सीट ही जीती जी और 51 हार गई थी। उसके बाद आज जो उनके सीएम कौन बनेगा, इस पर विवाद हो रहा है। डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये भी विवाद का विषय है। हमारे यहाँ विवाद का विषय नहीं है कुछ भी। जी। उनके यहाँ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम हूँ,
भाई जातीय सर्वे हो गया है तो सबसे बड़ी माई समीकरण कहते हैं, तो माई समीकरण में सबसे बड़ी आबादी तो मुस्लिम समाज की है। क्या उनको नेतृत्व देने वाले हैं तेजस्वी यादव, या सिर्फ ये होगा कि जैसे पिछली सरकार में 8 यादव मंत्री और 4 मुस्लिम मंत्री? कैसा माई समीकरण है? समीकरण तो कहते हैं वोट ज़्यादा हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। जब भी मौका मिला कभी लालू यादव जी बन गए, कभी राबड़ी जी बन गई, फिर तेजस्वी जी बन गए, कोई माइनॉरिटी के लोगों को तो आगे नहीं किया। तो वहाँ ये भी विवाद हो रहा है कि कितने डिप्टी सीएम होंगे। अच्छा, तो क्या तेजस्वी यादव आधा दर्जन डिप्टी सीएम अनाउंस करके चुनाव में जाने वाले हैं? ये उनको बताना चाहिए। महागठबंधन में महाफूट है। अच्छा, ये लोग सिर्फ नाम के लिए मिलते हैं, इनके दिल मिले हुए नहीं हैं। अच्छा। अगला सवाल मेरा चिराग पासवान से जुड़ा हुआ है। चिराग पासवान का बयान भी काफ़ी ज़्यादा सभी चर्चा इस पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र मेरी प्राथमिकता नहीं, मेरी प्राथमिकता बिहार है और मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूं। आज ये बयान उनका सामने आया है, तो क्या हम ये माने कि एक बड़ी भूमिका में चिराग पासवान बिहार में नजर आएंगे? देखिए, चिराग पासवान बिहार में ही हैं, बिहार के ही सांसद हैं। पहले जमुई से 2 बार जी, और अभी हाजीपुर से, वो वैशाली से सांसद हैं हमारे, और केंद्र में मंत्री हैं। एनडीए में जो मोदी जी की टीम है उसके एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। और अगर वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो तो उनको निर्णय करना है। तो चिराग पासवान जी लड़ेंगे तो उससे फ़ायदा तो होगा ही एनडीए को। एक बड़ी भूमिका मतलब उसे के तौर पर देखा जा रहा है कि क्या सीएम चेहरा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे सीएम हैं? चेहरा तो हमने आपको बता दिया, नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। सब लोग मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी से भी बड़े बड़े लोग लड़ेंगे, जेडीयू से भी बड़े बड़े लोग लड़ेंगे, तो लोजपा से भी बड़े बड़े लोग लड़ने चाहिए, और चिराग जी लड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फाइनली सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बातचीत अभी आगे बढ़ी है बिहार नहीं, में? वो कोई विवाद का विषय नहीं है। हमारे यहाँ जब चाहेंगे सीट शेयरिंग हो जाएगी, और 1 घंटे में बैठेंगे सब लोग, दिल मिले हुए हैं तो सीट की कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हर एक प्रश्न का जवाब काफ़ी अच्छे तरीके से शहनवाज जी ने दिया है, और अब देखना होगा कि जो दावा कर रहे हैं कि बिहार में इस बार 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज होगी एनडीए की, उसमें कितना दम होता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।